दीवानापन एपिसोड 29। अब आगे। रिधान उसकी ये बात सुनकर उसे अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर घूरने लगा और हल्के से मुस्कुराकर बोला, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों तक वो रोएंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं उन्हें संभाल लूंगा। ये सुनकर जन्नत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना सर जोर जोर से ना में हिलाते हुए बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी ठीक से जीनी शुरू ही नहीं की। अभी तो मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, अभी मुझे अपने दम पर अपनी कंपनी बनानी है और जिंदगी में एक बार मुझे बॉयफ्रेंड भी बनाना है, जैसे कि नैना का है और मेरी बाकी फ्रेंड्स का है, प्लीज। उसकी ये बात सुनकर रिधान उसे घूरने लगा और कुछ सेकंड बाद बोला, तो क्या तुम बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? ये सुनकर जन्नत ने हिचकिचाते हुए अपना से हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर रिधान ने गुस्से के साथ कहा, डोंट वरी, पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उस इंसान को भी मारूंगा जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। ये सुनते ही अब एक बार फिर से जन्नत शॉक्ड हो गई। इधर दूसरी तरफ नैना जन्नत के रूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, जन्नत क्या तुम अंदर हो? एक्चुअली मुझे आज रात को डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे रूम में सोना चाहती हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे रूम का व्यू बहुत खूबसूरत है, तो क्या मैं तुम्हारे रूम में रह सकती हूँ? प्लीज जन्नत। ये कहते हुए वो दरवाजा खटखटाते हुए अंदर गई, लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो वहां जन्नत नहीं थी। ये देखकर नैना एक पल के लिए हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली, ये जन्नत कहाँ चली गई? ये कहकर वो तुरंत वॉशरूम में गई। जन्नत वहां भी नहीं थी। जन्नत को रूम में न देखकर नैना के दिमाग में कुछ आने लगा और उसने गुस्से के साथ कहा, अगर आज रात को वो इस रूम में नहीं रहेगी तो मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? मुझे किसी तरह से उसे रूम में लाना पड़ेगा। इसी के साथ में नैना उसे रूम से बाहर निकल गई और आसपास जन्नत को ढूंढने लगी। इधर दूसरी तरफ जन्नत ने जब रिधान की ऐसी बातें सुनी तब वो बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने हैरानी के साथ कहा, अभी तो मेरा वो बॉयफ्रेंड मेरे सामने ही नहीं आया और आप उसे अभी से मारने की बात कर रहे हैं। आखिर आप इतने ज्यादा क्रूएल कैसे हो सकते हैं? आपको क्या मुझ पर तरस नहीं आता? ये सुनकर रिधान ने उसके चेहरे को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, किस बात का तरस खाऊं मैं तुम पर? क्या तुमने सालों पहले मुझ पर तरस खाया था? क्यों आए तुम मेरे मॉम डैड की जिंदगी में? सिर्फ तुम्हारे आने की वजह से ही मुझे मेरे मॉम डैड से दूर होना पड़ा था। ना तुम उनकी जिंदगी में आती और ना ही मैं उनसे दूर हो पाता और तुम अब कह रही हो कि मैं तुम पर तरस खाऊं। यू नो वॉट, नफरत की हद तक मैं तुमसे नफरत करता हूं और उस नफरत की आग में तुम्हें मैं एक दिन जलाकर राख कर दूंगा। ये सुनते ही जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। तभी रिधान ने उसके दोनों पैरों को और हाथों को बांध दिया और उसे वही सोफे पर छोड़कर बोला, अब यही तुम्हारी जिंदगी है, अब चुपचाप इसी तरह से पड़ी रहो। ये कहकर वो सीधे बेड की तरफ बढ़ गया और वही जैसे ही ये सारी बातें जन्नत ने सुनी, वो एक पल के लिए शांत हो गई। वो कुछ सेकंड तक रिधान को यूं ही देखती रही, फिर उसकी नज़र अपने बंधे हुए हाथों पैरों पर गई, जिसे देखकर वो डरकर बोली, मेरे हाथ पैर बांध दिए गए हैं, अब तो मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने यहाँ पर आने के लिए क्या क्या सपने देखे थे, मैं कितना ज्यादा खुश थी, लेकिन अब ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज मॉम, काश आप यहाँ पर होती या फिर डैड यहाँ पर होते तो रिधान मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती ना कर पाते। ये कहते हुए वो सोफे पर इधर से उधर कसमसाने लगी। हालांकि वो सोफा काफी बड़ा था और जन्नत की हाइट छोटी थी, जिस वजह से वो आराम से उस पर आ सकती थी, लेकिन उसके हाथ पैर बांधे होने की वजह से वो हल्के दर्द में थी और वो लगातार कसमसाए ही जा रही थी। तभी उसकी नज़र बेड पर गई। बेड के पास नजर जाते ही वो गुस्से से बोली, खुद मुझे यहाँ पर बांधकर कैसे आराम से सो रहे हैं? आप जैसा पत्थर दिल इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। कुछ तो तरस खाते आप मुझ पर। मैं यहाँ पर कैसे सोऊंगी? इस तरह से मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। ये कहकर वो गुस्से से रिधान को देख रही थी, लेकिन रिधान की आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल साफ नजर आ रही थी, जो जन्नत चाह कर भी देख नहीं पा रही थी। वो लगातार रिधान को कोसने लगी और अब गुस्से से बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने आज मेरे साथ जो किया है उसकी शिकायत मैं मॉम से जरूर करूंगी। बस एक बार मेरे हाथ खुल जाए, मुझे मेरा फोन मिल जाए, उसके बाद आप देखिए मैं कैसे आपके बारे में सबको बताती हूँ। मैं मॉम डैड किसी से नहीं छुपाऊंगी। आपने पहले जो मुझे जेल भेजने की कोशिश की, ये बात तो मैंने उनसे छुपा ली, लेकिन अब तो मैं ये बात भी उनसे नहीं छुपाऊंगी। ये बात भी मैं उन्हें जरूर बताऊंगी। आप बस देखते जाए।
बहुत जल्द मैं कैसे आपको बर्बाद करती हूँ। तभी रिधान ने करवट बदल लिया। ये देखकर जन्नत और भी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से से बोली, आखिर आपने मुझे समझ कर रखा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ। इस तरह मेरे सामने पीट करके कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, अगर आपके अंदर दम है तो मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप सुन रहे हैं ना? मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। मेरा हाथ खोलिए, मुझे भी आपकी तरह चैन से अपने बेड पर सोना है। लेकिन रिधान ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब जन्नत को समझ नहीं आया कि वो आखिर किस तरह से उस अड़ियल और सनकी इंसान से बोले, क्योंकि वो इंसान कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। आखिर में जन्नत बहुत बार बोलते बोलते थक गई और उसकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और वो अब स्ट्रगल करते करते भी थक चुकी थी। आंखें बंद करके कुछ ही देर बीती थी कि उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में चली गई। इधर दूसरी तरफ नैना पूरे होटल में इस वक्त पागलों की तरह जन्नत को ढूंढ रही थी, क्योंकि लगातार उसका फ़ोन भी बज रहा था। वो गुस्से से अपना फ़ोन बंद करते हुए बोली, जब मैंने इसे कह दिया कि अभी सही वक्त नहीं है, तो ये मुझे क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? जन्नत मुझे कहीं मिल नहीं रही है। मैंने आज रात का ही प्लान बनाया था। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहाँ ढूंढूं उसे लड़की को, और वो अपना फ़ोन भी रूम में ही छोड़कर चली गई है। ये कहकर वो अब बाहर आ गई थी। तभी उसे एक स्टाफ दिखाई दिया। स्टाफ को देखते ही नैना ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने आसपास एक लड़की को देखा है जिसका नाम जन्नत है? हमने आज ही चेक इन किया है। ये सुनकर उस स्टाफ ने कहा, सॉरी पर हमने उन्हें कहीं नहीं देखा। ये कहकर वो चला गया। तो वही नैना ने गुस्से के साथ कहा, अब मैं क्या करूं? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अगर वो कहीं नहीं मिली तो मैं आंटी को क्या जवाब दूंगी? उन्होंने तो मेरे ही भरोसे पर उसे यहाँ भेजा था। ओ नो, ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये कहते हुए वो अब जैसे ही गेट पर पहुंचे, वैसे ही वहां पर 3 आदमी अंदर की तरफ आने लगे। उन आदमियों को देखते ही नैना घबराकर जल्दी से दौड़ते हुए उनके पास गई। वो उनसे बोली, तुम सब क्या पागल हो गए हो? तुम सबको यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो लड़की गुस्से से बोली, पहली बात तो तुमने अभी तक हमें पूरे पैसे नहीं दिए, और दूसरी बात तुमने हमें रात का काम दिया था और अभी तक तुमने हमें बुलाया तक नहीं। क्या हमें बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने? ये सुनकर नैना ने अब चिढ़कर कहा, मैंने पहले कहा था एक बार काम हो जाएगा तो मैं ज़रूर पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी तक तो वो सिचुएशन ही पैदा नहीं हुई कि तुम सब अपना काम करो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, लेकिन तूने तो कहा था कि आज ही हम वो अपना काम करेंगे, तो फिर तुम हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? ये सुनकर नैना ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि वो लड़की गायब हो गई है। वो अपने कमरे में है ही नहीं और मैं उसे काफ़ी देर से ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है कि वो कहीं चली गई है, लेकिन तुम सब फिक्र मत करो। जैसे ही सुबह होगी मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी और वो मिल जाएगी। तो कल रात को हम अपना ये काम जरूर करेंगे। अभी के लिए तुम सब जाओ। तभी दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन पहले हमें कुछ पैसे दो, हम यहाँ तक इतनी रात को आए हैं। ये सुनकर नैना ने दांत पीसकर कहा, तुम सब के सब कितने लालची हो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, और क्या तुम हम सब से अलग हो? तू भी तो लालची है। तू भी तो उस लड़की की जायदाद पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तुझे पता है जिस दिन उसे तेरे बारे में पता चलेगा उसका तो दोस्ती पर से भरोसा ही उठ जाएगा। ये सुनकर नैना ने शातिराना मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो कभी मेरे बारे में नहीं जान पाएगी, क्योंकि वो बेवकूफ़ है। उसे मैं जितना बता देती हूँ वो सिर्फ उतना ही समझती है, और वो आगे भी बिल्कुल उतना ही समझेगी जितना मैं बताऊंगी। यहाँ तक कि उसके माँ और बाप उससे ज़्यादा मुझ पर यकीन करते हैं। इसलिए तो वो उसे मेरे साथ कहीं भी भेज देते हैं और उसकी वजह से मैं भी ऐश कर लेती हूँ। मैं भी उसके पैसे उड़ाती हूँ, और इस वक्त जो मैं तुम सबको पैसे देने वाली हूँ वो भी उसी के पैसे हैं। ये कहकर उसने अपने रेड बैग से पैसों का बंडल निकालकर उन्हें दे दिया। तो वही वो आदमी ये सब सुनकर हंसते हुए बोली, तू तो बहुत ही शातिर लड़की निकली। चल ठीक है, हमें हमारा पैसा मिल गया, अब कल आकर काम कर देंगे। ये कहकर वो वहां से चला गया, और वही नैना ने मुस्कुराकर कहा, बस अब बहुत जल्द तुम्हारी आधी से ज़्यादा जायदाद मेरे नाम पर होगी। फिर जो मैं तुम्हारे आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमती रहती हूँ वो घूमना बंद हो जाएगा, और फिर तुम मेरे आगे पीछे घूमोगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपना असली चेहरा इतनी आसानी से तुम्हारे सामने नहीं लेकर आऊंगी।
बल्कि मैं इस तरह से तुम्हारे सामने लाचार बनूंगी कि तुम खुद भी मेरे नाम पर अपनी सारी जायदाद कर दोगी और मैं तुम्हारे आगे सिर्फ और सिर्फ बेचारी बन जाऊंगी। ये कहकर नैना शैतानी मुस्कुराहट के साथ जोर जोर से हंसने लगी। इधर दूसरी तरफ जन्नत अचानक से ठंड से कांपने लगी। उसके कांपने की आवाज काफी तेज थी, वो गहरी नींद में भी थी। तभी उसकी आवाज से रिधान की आंखें खुल गई। वो गुस्से से जन्नत को देखकर बोला, ये लड़की ना खुद सोती हो ना ही किसी दूसरे को सोने देती है। ऑलरेडी मैं अपने इंसोम्निया से सफ़र कर रहा हूँ और ऊपर से इस लड़की की वजह से मुझे नींद में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये कहते हुए वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और सीधे जन्नत की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसकी नज़र जब जन्नत पर गई तो वो एक सेकंड के लिए अपनी जगह रुक गया और कुछ देर में उसने गुस्से से दूसरे ब्लैंकेट को उठाया और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उस ब्लैंकेट को जन्नत के मुंह पर फेंक दिया। इससे खुद को कवर कर लो, वरना तुम रात भर मुझे परेशान करोगी। लेकिन जन्नत पर कुछ असर ही नहीं हुआ। एक तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, ऊपर से वो गहरी नींद में थी। वो अभी भी कांप रही थी, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ा। वो उस ब्लैंकेट को खोलकर उसे कवर करने लगा। ब्लैंकेट की गर्माहट पाते ही जन्नत के चेहरे पर एक सुकून आ गया। अचानक से वो नज़दीक से उसके चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर रिधान अपनी गहरी आवाज में बोला, यू वर राइट, तुम खूबसूरत तो हो। लेकिन ये कहते ही वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर बोला, व्हाट द हेल एम आई टॉकिंग, ये लड़की मुझे कब से खूबसूरत लगने लगी। ये कहते हुए वो जो उसके ऊपर झुका हुआ था, वो जैसे ही उसे दूर होने को हुआ, अचानक से जन्नत ने करवट बदल लिया। करवट बदलते ही रिधान झटके के साथ उसके चेहरे पर जा गिरा। उसके चेहरे पर गिरते ही रिधान के होंठ जन्नत के गाल से टकरा गए और एक पल के लिए रिधान अपनी जगह रुक गया और इधर जन्नत को अभी भी होश नहीं था। वो भी गहरी नींद में थी। रिधान दूसरे ही पल गुस्से से उससे दूर हुआ और बोला, व्हाट द हेल, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। ये कहकर वो उससे दूर हुआ। वो सीधे बेड पर आया। बेड पर आते ही वो दूर से ही अब जन्नत को गुस्से से देख रहा था। जन्नत के चेहरे पर अभी हल्की सी स्माइल थी, जैसे वो कोई अच्छा सपना देख रही हो। उसकी उस मुस्कुराहट को देखकर रिधान ने दांत पीसकर कहा, क्या ये लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। एक बार सुबह होने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी इस एक गलती की क्या सजा होगी। ये कहते हुए वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करने को हुआ, उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे सुनकर उसने अपना फ़ोन उठाया। उसने पर्सनल नोटिफिकेशन को देखा जिस पर मानिक का एक डॉक्यूमेंट मैसेज आया हुआ था। उसने उस मैसेज को दूसरे ही पल ओपन किया। वो डीएनए डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगा, लेकिन तभी पढ़ते पढ़ते वो एक ऐसी लाइन पर आकर रुका, जिसे पढ़ते ही उसके चेहरे के वो एक्सप्रेशन पूरी तरह धुएं में उड़कर गायब हो गए और वो अब धीरे से जन्नत को देखता रह गया। जन्नत को देखते ही उसने बेहद ही स्लो वॉइस में कहा, आई न्यू इट, तुम कभी मेरी बहन नहीं थी। आए कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। यार, मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ कि बिना सच जाने ऐसे लिप किस दिखा दूंगी। जब बोला है मैंने कि जन्नत को पता चल जाएगा तभी ऐसा कुछ होगा, तो आप सब पेंशस नहीं रखते। एपिसोड 30। अब आगे। ये कहते हुए वो जो उसके ऊपर झुका हुआ था, वो जैसे ही उसे दूर होने को हुआ, अचानक से जन्नत ने करवट बदल लिया। करवट बदलते ही रिधान झटके के साथ उसके चेहरे पर जा गिरा। उसके चेहरे पर गिरते ही रिधान के होंठ जन्नत के गाल से टकरा गए और एक पल के लिए रिधान अपनी जगह रुक गया और इधर जन्नत को अभी भी होश नहीं था। वो भी गहरी नींद में थी। रिधान दूसरे ही पल गुस्से से उससे दूर हुआ और बोला, व्हाट द हेल, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। ये कहकर वो उससे दूर हुआ। वो सीधे बेड पर आया। बेड पर आते ही वो दूर से ही अब जन्नत को गुस्से से देख रहा था। जन्नत के चेहरे पर अभी हल्की सी स्माइल थी, जैसे वो कोई अच्छा सपना देख रही हो। उसकी उस मुस्कुराहट को देखकर रिधान ने दांत पीसकर कहा, क्या ये लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। एक बार सुबह होने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी इस एक गलती की क्या सजा होगी। ये कहते हुए वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करने को हुआ, उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे सुनकर उसने अपना फ़ोन उठाया। उसने पर्सनल नोटिफिकेशन को देखा जिस पर मानिक का एक डॉक्यूमेंट मैसेज आया हुआ था। उसने उस मैसेज को दूसरे ही पल ओपन किया। वो डीएनए डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगा, लेकिन तभी पढ़ते पढ़ते वो एक ऐसी लाइन पर आकर रुका, जिसे पढ़ते ही उसके चेहरे के वो एक्सप्रेशन पूरी तरह धुएं में उड़कर गायब हो गए और वो अब धीरे से जन्नत को देखता रह गया। जन्नत को देखते ही उसने बेहद ही स्लो वॉइस में कहा, आई न्यू इट, तुम कभी मेरी बहन नहीं थी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। अगली सुबह
सुबह जन्नत की आंखें खुली। उसने कुसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो अचानक से वो जोर से चिल्ला पड़ी, आ। ये कहते हुए जन्नत ने दूसरे पल अपने सीने पर हाथ रख लिया और लंबी लंबी सांस लेने लगी। इस वक्त रिधान उसके चेहरे के सामने बैठा हुआ था। जन्नत रिधान को ऐसे देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और उसने अपना थूक पिटकते हुए कहा, रिधान आप यहाँ मेरे चेहरे के इतने नजदीक क्यों बैठे हुए थे? आपने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था, मेरी जान निकलने वाली थी। तभी रिधान ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारी जान चली जाए वही बेटर होगा। ये कहकर वो उठ गया और सीधे वॉशरूम में चला गया। इधर गुस्से के साथ जन्नत ने कहा, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैं मर जाऊंगी तो आपको चैन मिल जाएगा? ये कहते हुए उसने अपने हाथ पैर को देखा। उसके हाथ पर अब खुल चुके थे, जिसे देखते ही जन्नत की आंखों में चमक आ गई। वो वहां बिना ज्यादा वक्त गवाए अपनी जगह से उठी और सीधे गेट से बाहर निकल गई। इधर वॉशरूम के अंदर इस वक्त रिधान शॉवर के नीचे खड़ा था। उसका सिर नीचे झुका था और पानी उसके बालों से टपकती हुए नीचे गिर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन तभी उसने एक जोरदार मुक्का शावर बॉल पर दे मारा। कुछ ही पल में उसके हाथों से खून बहते हुए नीचे फ्लोर पर गिरने लगा और अब पूरी टाइल्स खून से जम चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सर्द आवाज में बोला, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा मुझसे, ये आप सबने सही नहीं किया, आप सबने बहुत गलत किया। इसके लिए मैं आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पूरे 19 साल तक तड़पा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक झूठ की वजह से। इस झूठ ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं इस तरह नहीं था जिस तरह आज हो गया हूं, लेकिन अब मैं आप सबको बताऊंगा कि आखिर रिधान सूर्यवंशी के साथ धोखेबाजी करने का क्या अंजाम होता है। इसी के साथ उसके शैतान की तरह हंसने की आवाज पूरे वॉशरूम एरिया में गूंज उठी। इधर जन्नत दौड़ते हुए जब वो अपने कमरे में आई तो उसने तुरंत दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और वो लंबी लंबी सांस लेने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वो खुद से बोली, फाइनली मैं उस कैद बाहर निकल आई, मुझे अब जाकर सुकून मिल रहा है। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, आखिर रिधान ने मुझे सारी रात अपने कमरे में क्यों कैद कर रखा था? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सुबह जिंदा बचूंगी नहीं, लेकिन मैं जिंदा थी और मेरे हाथ पैर भी खुले हुए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे रिधान ने मेरा कुछ नहीं किया? मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि रिधान जिस तरह से कल रात मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। लेकिन ये कहते कहते अचानक से रुक गई और अब उसके दिमाग में कुछ और भी आने लगा। उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और प्लानिंग कर रहे हो? मुझे भी ऐसा लगता है, वो जरूर कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी वो ये सब कुछ कह रही थी कि तभी किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटाना से जन्नत चौंक गई और उसने डरते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से रिधान आए हो? नहीं नहीं, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। रिधान अगर फिर से मुझे अपने कमरे में कैद कर लेंगे तो फिर से मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मैं अब तो दरवाजा नहीं खोलने वाली। ये कहकर उसने कसकर दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, जन्नत तुम अंदर हो ना? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं देख रही हूँ जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। देखो, अगर ऐसी कोई भी बात है तो प्लीज मुझे बताओ, तुम इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकती। अभी के अभी दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जन्नत को कुछ रिलैक्स महसूस हुआ और वो तुरंत दरवाजा खोल दी। दरवाजा खोलते ही नैना अंदर आए और गुस्से से बोली, कहाँ थी तुम? कल रात से तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। चारों तरफ मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। ये कहकर वो खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर जन्नत ने आखिर में मुस्कुराकर कहा, तुम्हें हक करने के बाद मुझे और भी ज्यादा सुकून मिल रहा है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन कल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। ये सुनते ही नैना के भौहें चढ़ गई। उसने कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी मुसीबत, बताओ मुझे। ये सुनकर हिचकिचाते हुए जन्नत ने कहा, सॉरी पर मैं तुम्हें उसके बारे में तो नहीं बता सकती, लेकिन तुम इतना जान लो कि मैं बहुत मुश्किल से बचकर निकली हूँ और इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल रही थी, और अब तुम भी दरवाजा मत खोलना। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी हरकत को देखकर नैना ने अब गुस्से के साथ कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर जन्नत अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। और आज हमें घूमने जाना था ना, चलो हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ अभी के लिए नहीं रहना, मुझे अभी इस होटल से बाहर रहना है। ये कहकर वो सीधे वॉशरूम में चली गई। वही नैना उसकी सारी बातें सुनकर ना समझी। मैं खुद से बोली, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है?
ये लड़की ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? और ये कल सारी रात कहाँ गई थी? मुझे पता लगाना होगा और आज की रात मुझे किसी तरह से इसे कमरे में लेकर आना होगा। अगर आज रात ये इस कमरे में नहीं रहती तो मेरा सारा प्लान फिर से खराब हो जाएगा। ये कहकर वो भी वहां से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में जन्नत रेडी हुई। उसने एक ऑरेंज कलर का ब्लैक लेदर फुल लेंथ कोट पहन रखा था और उसने एक होली लेंथ बूट पहन रखा था और उसके ऊपर उसने एक शॉर्ट स्कर्ट डाल रखा था। हालांकि उस हाई लेंथ कोट से उसके पैर भी ढके हुए थे, लेकिन वो आउटफिट में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने अपने लंबे बालों को कर्ल कर लिया। कर्ली करने के बाद उसने उसे खुला छोड़ दिया और खुद का हल्का सा टचअप करने लगी। तभी रेडी होकर नैना ने कहा, क्या तुम रेडी हो गई? ये सुनकर मुस्कुराते हुए जन्नत ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलो चलते हैं। ये सुनकर नैना उसके उस ऑरेंज कोट को ध्यान से देखकर बोली, वाह ये लेदर कोट तो कितना खूबसूरत है। ये सुनकर जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ इसे डैड पेरिस के ट्रिप से मेरे लिए लेकर आए थे। ये सुनकर नैना की आंखों में एक चमक आ गया। वो उसकी तरफ आए और उसके कोट को ध्यान से देखकर बोली, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। यू आर सो लकी, तुम कितने महंगे महंगे ड्रेस पहनती हो। मेरी किस्मत में तो ये सब कुछ है ही नहीं। मैं तो बस वही 1500 के कपड़े पहनती हूँ और ये कोट भी मेरे 500 की ही है। ये कहकर वो अपने कोट को दिखाने लगी। उसकी ये बात सुनकर अब जन्नत को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी उसने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें मना कर रही हूँ, क्योंकि ये कोट डैड ने बहुत प्यार से मुझे दिया था। अगर इसे मैंने तुम्हें दे दिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक काम करो, मेरे कपबोर्ड में और भी लग्जरी कोट है जिसे तुम ट्राई कर लो, जो तुम्हें सही लगे। ये सुनते ही नैना के एक्सप्रेशन बदल गए। वो मन ही मन दांत पीसकर बोली, मुझे तो यही कोट चाहिए जो तूने पहन रखा है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तू इतनी भी मासूम नहीं है। तू मुझे इतनी आसानी से नहीं देगी। कोई ना, आज रात तो वैसे भी तेरा सब कुछ मेरा होने वाला है, तो मैं एक कोट को सेक्रीफाइस कर देती हूँ। ये कहकर वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं हर एक चीज तुमसे नहीं ले सकते। तुम भी क्या सोचोगी मेरे बारे में कि कैसी दोस्त मिली है तुम्हें जो सब कुछ तुमसे ले लेती है। ये सुनकर जन्नत ने नाराजगी के साथ कहा, जस्ट शट अप, आज तो तुमने कह दिया, आइंदा से कभी ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। तुम मेरी वो दोस्त हो जो मेरी सबसे प्यारी है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए जो मेरा है वो तुम्हारा है। ये सुनते ही नैना के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गया। उसने मासूमियत के साथ कहा, तुम सच कह रही हो जन्नत, जो तुम्हारा है वो मेरा है ना? जन्नत ने मासूमियत के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अब उदास मत हो, चलो घूमने चलते हैं। ये सुनकर नैना ने स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया और फिर वो दोनों ही वहां से निकल गए। इधर दूसरी तरफ इस वक्त रिधान के कमरे का माहौल बेहद गर्म था। मानिक चुपचाप सोफे पर फाइल लेकर अपना सर नीचे झुकाकर बैठा हुआ था, तो वही काउच पर रिधान बेहद गुस्से के साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। उसके हाथ में सिगरेट था और वो सिगरेट अब तक पूरी जल चुकी थी, जो उसके उंगलियों को भी जला रही थी, लेकिन उससे रिधान पर कोई असर नहीं था। तभी आखिर में मानिक ने गहरी सांस लिया और वो अपना सिर ऊपर उठाकर रिधान को देखने लगा और धीरे से बोला, रिधान आर यू ओके? तभी रिधान ने एक जोर की लात टेबल पर मारी। टेबल दूर जा गिरा। मानिक घबराते हुए अपनी जगह से उठ गया और डरते हुए बोला, रिधान ये तुम क्या कर रहे हो? संभालो खुद को, मुझे पता है इस वक्त तुम्हें जो सच पता चला है वो बहुत ही बड़ा सच है। शायद तुम्हारी जिंदगी ही सच से टिकी हुई थी, लेकिन शायद यही डेस्टिनी है। तभी रिधान ने बेहद ठंडी आवाज में कहा, क्या ये सच डैड और मॉम ने मिलकर मुझे से छुपाया? क्या उन्हें भी पता है कि वो लड़की उनकी बेटी नहीं है? ये सुनकर मानिक ने कुछ सोचकर कहा, देखो जहां तक मुझे पता है आंटी को तो यही लगता है कि जन्नत उनकी ही अपनी बेटी है, लेकिन अंकल के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि अंकल मुझे शुरू से ही सस्पाइसियस दिखते हैं। उनकी कई हरकतें ऐसी होती है जो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, सो हम अंकल पर शक कर सकते हैं, लेकिन आंटी पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो तुम दोनों को भाई बहन बनाने के लिए मुझसे ऐसे काम करवा रही थी। इनफैक्ट उन्होंने ही ट्रिप पर तुमको और जन्नत को एक साथ भेजने के लिए मुझसे जिद किया था, इसलिए मैं आंटी को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुनकर अब रिधान ने उस सिगरेट को अपने जूते तले मसल दिया और अपनी आंखें बंद करके बोला, पता लगाओ डैड के साथ और कौन इस सच को छुपाने में शामिल था, और ये भी पता लगाओ कि आखिर इस लड़की के असली माँ बाप कौन है, क्योंकि मुझे एक इंसान पर शक है, लेकिन अगर मेरा वो शक सच हुआ तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। ये सुनते ही मानिक अब डर गया। उसे रिधान के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था। अगर रिधान गुस्से में होता था तो वो ये नहीं देखता था कि सामने वाला उसका अपना है कि कौन है।
वो सबको बर्बाद करने का दम रखता था, इसीलिए तो वो दुनिया में नाइट किंग के नाम से जाना जाता था, जो उसकी एक अलग डार्क पर्सनैलिटी थी। और इस वक्त उसे जो सच पता चला था वो बहुत ही भयानक सच था, जिससे उसने अपने 19 साल की उम्र को बर्बाद किया था। मानिक रिधान को कुछ सेकंड तक देखते रहने के बाद गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें किस पर शक है? तुम मुझे उनके बारे में बताओ और मैं उनका भी डीएनए टेस्ट करता हूं। अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो तुम्हारा शक यकीन भी बदल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो हम फिर से पता लगाएंगे कि आखिर जन्नत की असली मॉम डैड कौन थे और किस लिए जन्नत को सूर्यवंशी खानदान में आना पड़ा और क्यों वो सूर्यवंशी खानदान की बेटी बनी। ये सारे सवाल सुनते ही एक बार फिर से रिधान की आंखें खुल गई और उसकी आंखें अब और भी ज्यादा भयंकर तरीके से लाल थी। आखिर क्या सच आएगा 19 साल का सबके सामने? एपिसोड 31। अब आगे। मानिक रिधान को अब ध्यान से देखने लगा। रिधान अभी भी खामोश था। तभी मानिक ने फिर से कहा, देखो रिधान, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ। इस वक्त तुम बात करने की कंडीशन में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी की है कि मैं खुद भी हैरान हूँ। मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम उनके बेटे थे, भले ही वो आंटी से इन सब के बारे में ना बताते, लेकिन तुमसे तो बता सकते थे ना। लेकिन तभी रिधान ने सर्द लहजे के साथ कहा, 19 साल पहले मेरी मॉम ने किस बच्चे को जन्म दिया था और क्या वो बच्चा अभी भी जिंदा है या नहीं? उसके इस सवाल को सुनते ही अब मानिक चुप हो गया और वो कुछ सोचकर बोला, एक्चुअली अभी मैंने इसके बारे में पता नहीं किया है, पर मैं उस हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड्स तुम्हारे लिए चेक करूंगा। रिधान अपनी जगह से उठते हुए अपने लेदर कोट को अपने हाथ में लेकर बोला, 19 साल पहले उस हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था और जिससे वो सब कुछ जुड़ा था, मुझे हर एक बात डिटेल में जाननी है और तुम जल्द से जल्द मुझे उसके बारे में बताओगे। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का टाइम है, क्योंकि अब वो होगा जो खासकर मेरे डैड जिंदगी भर याद रखेंगे। ये सुनकर मानिक ने थोड़ा डरते हुए कहा, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? देखो, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, इन सब में जन्नत की कोई गलती नहीं है। उस बेचारी को तो खुद भी नहीं पता कि तुम उसके भाई नहीं हो। वो तो तुम्हें अपना भाई समझती है। देखो, तुम उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना। तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है और तुम जरूर जन्नत को ही तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। तभी रिधान ने बेहद गुस्से के साथ कहा, उसे सजा तो मिलेगी ना, आखिर सूर्यवंशी खानदान की बेटी है वो भी ऐसी बेटी जिसका अपना ही कोई वजूद नहीं है, और इसकी सजा तो मैं उसे दूंगा ही, और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर मानिक अब गुस्से से उसके आगे आते हुए बोला, रिधान पागल मत बनो, मैंने कहा ना उस बेचारी की इसमें कोई गलती नहीं है। और यू नो व्हाट, जिस दिन उसे ये सच पता चलेगा कि जिसे वो अपना माँ बाप समझती है वो असलियत में उसके माँ बाप है ही नहीं, उस दिन उस पर क्या बीतेगा तुमने सोचा है? वो बेचारी तो बिना मौत के ही मर जाएगी। ये सुनते ही अचानक से रिधान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, आयुषो, अगर इस सच के बारे में उसे पता चला तो वो वाकई मर जाएगी। ये सुनकर आप मानिक ने सर हिलाते हुए हैरानी के साथ कहा, रिधान, तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं? क्या तुम पूरी तरह से समझ चुके हो वो मासूम है और तुम अभी उसे इस सच को बताकर यूज करने वाले हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बहुत ही इनोसेंट है, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। ये कहकर वो उसके आगे खड़ा हो चुका था। तभी रिधान उसे देखते ही डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम क्यों मुझे रोक रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसके उन आशिकों में से एक हो जो उसके पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़े रहते हैं? उसकी ये बात सुनते ही अब मानिक गुस्से के साथ बोला, रिधान जस्ट स्टॉप इट, तुम आज तक मुझसे इतना कुछ कहते थे लेकिन मैं कभी इस तरह रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आज तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ और तुम उसके बारे में मुझे लेकर इतनी गंदी सोच सकते हो? वाकई तुम्हारा दिमाग ही पूरी तरह से गंदा हो चुका है, क्योंकि तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं रह गई है कि क्या सही है और क्या गलत। तभी रिधान उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से के साथ बोला, सही गलत की सीख मुझे तुम ना दो तो बेहतर होगा, क्योंकि गलत तो मेरे साथ हुआ है। इस वक्त सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूँ। मेरे साथ खेल खेला गया। मेरे साथ 19 साल पहले धोखेबाजी की गई। मुझे उस लड़की का भाई बना दिया गया जो असलियत में मेरी कभी बहन थी ही नहीं, और तुम यहाँ मुझे गलत बोल रहे? हाँ बताओ, इन सब में मेरी कहाँ गलती है? ये सुनकर मानिक अब चुप हो गया। उसे पता था कि इस वक्त कहीं ना कहीं सिचुएशन की गलती थी, क्योंकि वो अभी रिधान को भी गलत नहीं कह सकता था, लेकिन इस समय रिधान की एक गलती जरूर थी कि वो जो इन सब की सजा जन्नत को देने जा रहा था, जबकि जन्नत तो खुद भी अभी ना समझ थी और वो खुद भी इस सब से अनजान थी। ये सब कुछ सोचकर मानिक ने गहरी सांस लेकर कहा, रिधान देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी जन्नत से कुछ भी कहना चाहिए।
तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर तुम अभी जाकर डायरेक्ट उसे ये सारा सच बता दोगी वो सच में पागल ही हो जाएगी, इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। देखो तुम मेरे दोस्तों ही, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुम्हें जन्नत के लिए सिर्फ एक चीज मांग रहा हूँ। प्लीज रिधान, मेरे लिए तुम बस इतना ही कर दो। रिधान उसे गुस्से से कुछ देर तक देखता रहा, फिर आखिर में उसे खुद से दूर धक्का देते हुए दांत पीसकर बोला, मैं ज्यादा दिन तक उससे ये सच नहीं छुपा सकता, क्योंकि वो लड़की मेरी आंखों में चुभती है। जब वो मेरे सामने मेरे मॉम डैड की बेटी होने का दावा करती है और जब वो खुद को सूर्यवंशी खानदान की बेटी बनाती है तो मेरे पूरे शरीर में आग लग जाता है। मेरा दिल करता है कि मैं उसी वक्त उसे मार डालूं, और अगर दोबारा उसने गलती से भी मेरे सामने इस चीज़ का जिक्र किया तो उसी वक्त वो सच उसके सामने आएगा और फिर तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। ये कहकर वहां से चला गया। इधर मानिक जो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया था, वो वही जमीन पर बैठकर और अपने हाथ को फैलाकर बोला, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब सच रिधान के सामने आ गया है तो बहुत जल्द आंटी के सामने भी ये सच आएगा और मैं जन्नत के सामने भी ये सच आ जाने से अब नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चीज़ इस तरह से क्रिटिकल हो जाएगी। मुझे खुद भी लग रहा था कि शायद जन्नत ही रिधान की बहन है, लेकिन असलियत में तो वो उसकी बहन है ही नहीं। लेकिन इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? 19 साल पहले किसने इस तरह का खेल खेला था? इन सब की वजह से उस इंसान को नहीं पता, पर उसने 3 जिंदगियां बर्बाद की है। पहले तो खुद रिधान, दूसरी जन्नत और तीसरी भावना आंटी, क्योंकि जिस दिन उनके सामने ये सच आएगा वो तो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएंगी। ये कहते हुए अब मानिक काफ़ी गहरी सोच में पड़ गया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो जल्दबाजी के साथ उठते हुए बोला, लेकिन इससे पहले मुझे 19 साल का सच जानना होगा। मुझे उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि आखिर में भावना आंटी ने किस बच्चे को जन्म दिया था, और अगर उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया था तो वो बच्चा गया कहाँ। ये सब कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। इधर जन्नत और नैना इस वक्त भी एरिया तरफ आए हुए थे। वहां और भी कई सारे टूरिस्ट पहले ही मौजूद थे। इस वक्त नैना जन्नत की फोटोज क्लिक कर रही थी, क्योंकि जन्नत वहां अपनी फोटोज क्लिक करवा रही थी। तभी नैना ने बोरियत के साथ कहा, तुम कितनी सारी फोटो क्लिक करवाती हो? ये सुनकर जन्नत ने मुंह बनाकर कहा, मुश्किल से अभी मैंने 50 फोटो ही खींची है और तुम इतने में ही थक गई। ये सुनकर नैना ने चिढ़कर कहा, तो क्या 50 फोटो कम है तुम्हारे लिए? मैंने तो मुश्किल से 10 ही खींची है और तुम 50 खींचकर भी कम बता रही हो। चलो ना कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर जन्नत ने फिर आसपास देखकर कहा, यहाँ आसपास मैंने एक रेस्टोरेंट देखा था, चलो वहीं चलते हैं। ये सुनकर नैना ने अपना सर हिला दिया। जन्नत आगे की तरफ बढ़ गई। इधर नैना उसे जाते देख अपना फ़ोन निकाला और किसी के पास कॉल डायल करते हुए धीरे से बोली, मैं एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज रही हूँ, एक आदमी को वहाँ भेज दो, क्योंकि हम अपना काम अभी से शुरू करेंगे। उधर से किसी ने कुछ कहा, फिर नैना ने कॉल कट कर दिया। तभी जन्नत ने कहा, क्या हुआ नैना, तुम किसी से बात करने लगी? चलो जल्दी। ये सुनकर नैना ने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस मम्मी का कॉल था, चलो चलते हैं। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर हिला दिया और वो दोनों ही एक फेमस लग्जरियस रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। इधर कुछ ही देर में वो दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंचे। नैना और जन्नत अपने अपने सीट की तरफ बढ़ गए। वो दोनों ही चेयर पर बैठ गए और फिर वहां वेटर आया। जन्नत ने वेटर से डिनर ऑर्डर किया। कुछ देर में वेटर ने डिनर सर्व किया। नैना और वो दोनों ही एक साथ खाने लगे। तभी डिनर करने के बाद जन्नत अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये सुनकर नैना ने कहा, तुम्हारी यही आदत है, तुम खाना खाने की तुरंत बाद वॉशरूम जाती हो, लेकिन ध्यान से जाना, ये अनजान जगह है और एक वेटर से पूछ लेना कि वॉशरूम कहाँ है। ये सुनकर जन्नत मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाए और फिर वो सीधे कॉरिडोर से होते हुए वॉशरूम एरिया की तरफ जाने लगी। वो वॉशरूम एरिया की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसे किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और वो उस तरफ चली गई। जन्नत जब उस तरफ पहुंची तो वहां एक वेटर उस लड़की से बदतमीजी कर रहा था। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, उसके लंबे बाल थे और वो इस वक्त उस वेटर को गुस्से से खुद से दूर कर रही थी। वहां आसपास कोई भी आ जा नहीं रहा था, लेकिन तभी जन्नत तुरंत दौड़ते हुए उस वेटर के पास गई और तुरंत उस लड़की के सामने आकर खड़ी होकर गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? क्यों परेशान कर रहे हो तुम उस लड़की को?
उस वेटर ने जैसे ही वहां पर किसी दूसरी लड़की को देखा वो डर गया और वो तुरंत वहां से जाने लगा, लेकिन अभी वो वहां से जा पाता उससे पहले जन्नत ने उसके पैर में अपना पैर फंसाया और वो वेटर मुंह के बल जोर से जा गिरा और जन्नत दूसरे पल उसकी तरफ झुकी और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच करके गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे परेशान करोगे? मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने दूंगी? मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मैनेजर से करूंगी और देखो कैसे तुम्हारी जॉब जाती है। ये सुनते ही वो वेटर तुरंत घबरा कर बोला, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी भी लड़की को ऐसे परेशान नहीं करूँगा। ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम अब बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये कहकर जन्नत अभी दूसरा पंच उसके मुंह पर करती उससे पहले उस लड़की ने जन्नत के हाथ को पकड़ लिया और घबराकर बोली, प्लीज़ छोड़ दो, इसे जाने दो। ये सुनकर जन्नत उसे हैरानी से देखकर बोली, ये तुम क्या कह रही हो? इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुम इसे जान देने की बात कर रही हो? इसके जवाब में उस लड़की ने अपना सर नीचे झुका लिया और बोली, हाँ क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है और मैं यहाँ पर काम मांगने के लिए आई थी और शायद मुझे अकेला पाकर ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। ये सुनकर जन्नत अब गुस्से से वापस से वेटर की तरफ देखने लगी, लेकिन तब तक वेटर वहां से 9-2-11 हो चुका था। आखिर में जन्नत ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे साथ फिर से हो सकता है, इसलिए तुम्हें खुद से खुद की सेफ्टी करनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। तुम कहाँ रहती हो और तुम इस अनजान शहर में काम के लिए क्यों आए हो? क्योंकि तुम मुझे इंडियन दिखाई दे रही हो। ये सुनकर वो लड़की अब थोड़ा सा डर गई और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। ये देखकर जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और जन्नत तुरंत उसके पीछे जाते हुए बोली, हे स्टॉप इट, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें बचाया है, एटलीस्ट तुम फॉर्मेलिटी के लिए थैंक यू तो बोल सकती हो ना। लेकिन उस लड़की ने अभी भी कुछ नहीं कहा, वो बस बहुत तेजी के साथ बाहर की तरफ जा रही थी। जन्नत उसके हरकत को देखकर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन वो भी आगे बढ़ पाते उससे पहले ही किसी ने उसके कलाई को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। जन्नत उस इंसान के सीने से टकराए और तुरंत वो अपना सिर उठाकर ऊपर देखने लगी और जैसे उसने उस इंसान को देखा वो धीरे से बोली, रिधान आप। क्या होगा अब आगे? क्या रिधान बताएगा जन्नत को सच? कमेंट में बताना।